जॉन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने तो यही अखबार में या ओवरऑल देखा था कि ट्रंप साहब ने कहा था कि अगले 5 दिन तक एनर्जी प्लांट्स के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, लेकिन अभी इतलात ये आ रही है कि ईरान में इजराइल ने जो एनर्जी प्लांट्स थे उनके ऊपर हमला किया है। आप बताइए क्या हो रहा है? जी, थैंक यू सुजैन फॉर हैविंग मी। एनर्जी प्लांट्स पे डायरेक्टली हमला नहीं किया। जो गैस बिल्डिंग अथॉरिटी है और एक गैस स्टेशन है जिसके अंदर से पाइपलाइन भी कहा जाता है कि जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया है और उसके रद्द अमल में ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई भी जो की, रात को आपको नजर आ गया होगा कुवैत के अंदर, यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर किस तरीके की कार्रवाई है और साथ ही साथ शदीद हमले इसराइल के अंदर। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद इसराइल के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, शदीद हमले इसराइल के तमाम साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट तमाम जगहों पे जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनके ऊपर हमले किए गए हैं। तो ट्रंप साहब जो बात की उन्होंने 2 घंटे स्टॉक एक्सचेंज खुलने से 2 घंटे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ऑयल प्राइसेस जो है उनको कम किया जाए। लेकिन ये एक हद तक ही ये काम कर सकते हैं। ये अपनी ख्याली दुनिया में जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, इनके ख्याल में कल को जो है वो डील भी, मुझे लग रहा है कि ख्वाब में डील भी करके आ जाएंगे और ये कहेंगे कि मैंने डील कर ली, अब मैं ईरान से निकल रहा हूँ वापस। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि अभी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं इसराइल के ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो ये क्या रीज़न आपको लगता है कि ये ड्यूल फेस क्यों है? मतलब ट्रंप साहब तो बड़े ऑथेंटिक इंसान बनते हैं, अगर उन्होंने कहा था कि जी अब हम कोई हमला नहीं करेंगे या 5 दिन के लिए तो कुछ नहीं होगा खास तौर पे, तो फिर अचानक से क्या हो जाता है इनको? देखें, एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी अगर एनालाइज करें, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बैठ के एनालाइज करे तो उसको नजर आएगा कि बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझसे ईरान बात करना चाहता है, मुझसे ईरान बात करना चाहता है, मैंने डील बहुत अच्छी, मैंने बातचीत कर ली है, तो ये सारी वो ख्वाहिशें हैं जो वो इजहार करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू। उनको कभी कभार तो खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो एक साथ में बहुत सारे स्टेटमेंट्स, तो इसका मतलब है ईरान का ट्रस्ट इशू तो होगा। जी एब्सोल्युटली, ईरान का ट्रस्ट इशू तो जाहिर है। तीन दफा नेगोशिएशंस, एक दफा आपने जीसीपीओ एग्रीमेंट को जो है वो फेंक दिया, दूसरी 2 दफा आपने नेगोशिएट करके जंग कर ली और तीसरी दफा में तो आपने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया है। बहुत बड़ी बात है। तो ईरान ने, जैसे कि अभी सिचुएशन नजर आ रही है, एक कतरा भी, 1 मिलीलीटर भी जो है वो बूंद अमेरिका को पास नहीं करवाने दिया, अमेरिका या उसके एलाइज को, और ईरान जो है ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है इस सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, सीज फायर की बात हो रही है, जंग रुकवाने की बात हो रही है, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, इजिप्ट, टर्की का भी, कि जी सीज फायर के लिए सालसी का किरदार पाकिस्तान भी अदा कर सकता है। अब मुझे बताएं कि क्या ईरान ने किसी को नॉमिनेट किया है कि वो मुज़ाकरात करें, बैठे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर? जी सुजैन, ईरान ने इस वक्त शाहिद, गदर, इमाद, ये सारे ऑफिशियल्स हैं और कहा जा रहा है कि इन सारे ऑफिशियल्स को, खैबर शिकन को भी नॉमिनेट किया है और मुतअद्दिद जो है तफसीलात आ रही हैं कि अब शायद अनऑफिशियल सोर्सेज से कहा जा रहा है कि खुर्रम शहर 4 और सिजील भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। देखें, ये जो बातें ट्रंप कहता है कि बात हो रही है और जो खबरों से फैलाया जाता है, बिल्कुल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। सालिसी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सालिसी में दोनों पार्टीज को अग्री होना पड़ता है। सहूलतकारी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। डार साहब से भी बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर की, अजरबैजान से भी बात हुई है, तुर्की से भी बात हुई है, ओमान से भी बात हुई है, रशिया से भी बात हुई है, इजिप्ट से भी बात हुई है और बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं ममालिक कि किसी तरीके से जो है वो ईरान को अमेरिका के साथ टेबल पे लाया जाए। लेकिन पहले, जब जंग से पहले ये मुल्कों ने कोशिश की तो अमेरिका ने नहीं सुनी बात। तो कोई गारंटी, जब तक अमेरिका खाली नहीं करता बेसिस को, कोई गारंटी ईरान को समझ में नहीं आ रही कि बात करके फिर दोबारा 2-3 महीने बाद ये हमला ना करना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो अभी नजर आ रहा है जंग के अंदर, अगर बैकडोर पे बात हो भी रही होती तो जंग के अंदर कोई शिद्दत में कमी नजर आ रही होती, अटैक्स दोनों पार्टीज रोकती थी। भले वो माचोइज्म जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे दिखा रहे होते, लेकिन इनडायरेक्ट टॉक्स के अंदर भी नजर आता है कि दोनों पार्टीज कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर अग्री कर लेती हैं। उसके ऊपर भी सेटलमेंट ईरान ने नहीं किया और ईरान ने तो कहा है, जैसे कि जुल्फिकारी जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि ट्वीट्स पे जंग नहीं लड़ी जाती, ग्राउंड पे जंग लड़ी जाती है और ये आए तो बहुत, ये जब चाहें ये हमला नहीं करेंगे, जब चाहे हमला कर दिया, जब चाहे बंद कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ईरान जो है वो कंटिन्यू रखेगा मारना, क्योंकि जाहिर है अब जो है वो बहुत हो गया ईरान के लिए कि उन्होंने सैंक्शंस भी बर्दाश्त की और जंगें भी बर्दाश्त की। तो अब ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्री कंडीशंस ईरान ने दे दी हैं, मुझे जो ऑफिशियल ने बताया, बोला प्री कंडीशंस दे दी हैं, अगर उन प्री कंडीशन को माना जाता है उसके बाद कुछ हो सकता है। कंफ्यूजन पता है कहाँ आ रहा है कि एक टाइम पे ट्रंप साहब फरमाते हैं कि जी अब हम 5 दिन के लिए रोक देंगे, जिससे यही इंप्रेशन मिलता है कि जी क्योंकि ईरान, डेफिनेटली ईरान इस वक्त एक पोजीशन में है, लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर शायद कोई मूड स्विंग उनको ऐसा आता है कि वो इजराइल से कहते हैं चलो जी अब हमला कर दो। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रही है कि होना क्या है, ट्रंप साहब क्या चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान में शायद जो टॉक्स हैं वो हो सकती हैं।
डू यू थिंक कि ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, मुज़ाकरात पे बिठा सकेगा पाकिस्तान जो है यूएसए को और ईरान को, ताकि वो बैठे, ताकि इशू सॉर्ट आउट हो ना, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू स्टोरी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार जो है रखा है जंग के अंदर कि वो इन्वॉल्व नहीं हुआ अभी तक, ये बड़ी सऊदी अरब के साथ ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिकली इसको अपने मेंटेन कर रहा है डिप्लोमेसी को। बहरहाल मुझे नहीं लगता, कोशिश जरूर कर रहा है पाकिस्तान कि दोनों पार्टीज को बिठाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोशिशें कामयाब होंगी सुजैन, क्योंकि ईरानी जो है इस वक्त बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई गारंटी नहीं है कि आज बैठ जाए, जंग खत्म हो जाए और 3 महीने बाद दोबारा जंग ना कर लें इसराइल और अमेरिका। तो जब तक ये बेसिस खाली नहीं होंगे तब तक आई डोंट थिंक ईरान बैठेगा। अगर बहरहाल ये चीजें हो जाती हैं तो पाकिस्तान के थ्रू, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू अगर कोई चीज़ होगी तो वो कन्वे शायद की जाए, या दूसरे मुल्कों की तरफ से, टर्की की तरफ से, ओमान की तरफ से कन्वे की जाए। लेकिन कोई भी चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता। स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं और अनऑफिशियली भी बोल दिया है कि कोई भी चांस नहीं है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके के मुज़ाकरात होंगे until unless these pre-conditions are met। अच्छा, ये जो अब नए हुर्मुज़ को बंद रखा है, जो इसकी स्ट्रेटजी है, ये कहा जा रहा है कि बड़ी कामयाब रही है और ईरान जो है इस स्ट्रेटजी पे अभी तक कायम है। डू यू थिंक कि ये स्ट्रेटजी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, आपने हुर्मुज़ को ईरान ने बंद नहीं किया है, कंट्रोल किया हुआ है वेरी स्मार्टली। ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स हिस्ट्री में जितनी, जंग से पहले 1970s में जितना, उसके बाद भी जितना भी तेल बेचा, उससे ज़्यादा तेल अभी ईरान बेच रहा है डेली बेसिस पर। अगर कैलकुलेट करें तो उससे ज़्यादा तेल ईरान बेच रहा है इस वक्त। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे जहाँ तक कंट्रोल रखने की बात करें तो ईरान के पास ना सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स को हम लोग हटा देते हैं चलें। ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स हैं और कामिकाजी बोट्स हैं, वो जो सेंड कर सकते हैं टैंकर्स के ऊपर हिट करने के लिए, और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं टैंकर्स को। और हर टैंकर के साथ 2-2 डिस्ट्रॉयर तो अमेरिका नहीं भेज सकता। उन्होंने पहले भी मना कर दिया कि हमारी नेवी सपोर्ट नहीं कर सकती टैंकर्स को, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर लेट्स सपोज शिप्स खत्म कर दें, सारी नेवी खत्म कर दें, तो ईरान के पास जो मिनी सबमरीन्स हैं, मिनी सबमरीन्स इतनी मैन्यूवरेबल हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका अकूस्टिक सिग्नल भी कम है, वो बनी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के शैलो वाटर्स के लिए हैं। तो अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन जो बड़े साइज की होती हैं वो यहाँ पे मनूवर नहीं कर पाती, और अकूस्टिक सिग्नल भी उनका ज़्यादा होता है तो वो डिटेक्ट हो जाती हैं। तो इसका एडवांटेज ईरान के पास है सबमरीन्स का। तीसरी चीज़, चलें उसको भी हटा दें सबमरीन्स को, तो तीसरी चीज़ जो है वो माइंस बचती है। माइनिंग जो है वो ईरान कर सकता है, और माइनिंग करने के लिए कोई कश्ती बड़ी भी नहीं चाहिए। माइनिंग जो है वो छोटी कश्तियों के ऊपर भी हो सकती है, और एक माइन भी, अगर 1-2 माइनों का भी खर्चा हुआ किसी टैंकर को तो, या वेसल को, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है। तो ईरान इनडेफिनेटली, देखें सुजैन, जब एक मुट्ठी बराबर हुदी अमेरिका को 2023 से लेकर 2025 तक रुला सकते हैं रेड सी के अंदर, बाबल मंदब के अंदर 176 वेसल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इलियाद पोर्ट को बैंकरप्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक, और अमेरिका ने फिर सीज फायर की, बोला भाई प्लीज आप हमें ना मारें, हम आपको नहीं मारेंगे। तो आई थिंक ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि इनडेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एटलीस्ट बंद करके रख सकता है। जॉन, आपके जज्बे से तो ऐसा लग रहा है कि ईरान फुली प्रिपेयर्ड है, चाहे अगले 10 साल जंग चले, ईरान जो है वो तैयार है 10 साल जंग चलाने के लिए। देखिए हम लोग को एज जर्नलिस्ट हम लोग को हक़ाइक़ बताने चाहिए, और बिल्कुल हक़ाइक़ बताने चाहिए, और लेकिन साथ साथ हम इंसान भी हैं। जज्बात अपनी जगह होते हैं, अलग रखते हैं जज्बात को। मैं जो बात करूंगा वो फैक्चुअली करूंगा, हक़ाइक़ के ऊपर, दलील के ऊपर बेस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे आई थिंक जज्बात से आई थिंक ताल्लुक नहीं है हक़ाइक़ का। एक इंसान जज्बाती होते हुए भी सही बात कर सकता है, एक इंसान हो सकता है सीधा मुंह रख के, फैक्चुअल फेस बना के, न्यूट्रल और बैलेंस बात करने के बावजूद, जैसे CNN और BBC करते हैं, वो आपको गलत खबर जो है वो अंडर द मैसेज, जो डायरेक्ट मैसेज होता है उसके बीच में, फाइन लाइंस के अंदर आपको गलत खबर दे सकते हैं। मेरा जज्बात बिल्कुल अपनी जगह, डेफिनेटली आई थिंक ईरान इज विनिंग, एंड आई एम, जो जिस तरीके का जुल्म और जबर हो रहा है मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हक़ाइक़ की रिपोर्टिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो उठेगा। बहुत शुक्रिया जॉन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।